So, hello Bhavisha ma'am. First of all, thank you so much for being here, being on shift. So, हमारा डिस्कशन हुआ था, बहुत सारे यूथ का जो क्वेश्चन था मैंने भी डिस्कस किया था लोगों से कि किस चीज़ के बारे में बातें होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक निकल के आया वो ये आया कि हाउ टू चूज़ अ करियर। इसके ऊपर लाखों वीडियोस हैं, बहुत लोग अपने व्यूज़ देते हैं, स्टिल पीपल आर कन्फ्यूज्ड। तो मैंने आपको इसके लिए चुना क्योंकि आपसे जब मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो मेरे को आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए थे, जिसमें मेरे को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके बताए थे कैसे आप अपने करियर को चुन सकते हो। आज तक हम सुनते आए हैं कैसे हम लोगों से सुन के, कोई कह देता है सोशल मैनिपुलेशन से हम करियर चूज़ कर लेते हैं, बट आपने मेरे को जो टेक्निक्स बताई थी वो साइंटिफिक वेज जिनसे पता चलता है हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको चुना। मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई इंसान होगा इस टॉपिक पे बात करने के लिए। आपने कई लोगों को हेल्प करा है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दें अपने तरीके से। नमस्कार। मुझे सुनने वाले या और यूट्यूब पर देखने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। मैं भाविशा शाह। मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरापिस्ट हूँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, और 2013 से मैं डीएमआईटी एक्सपर्ट के तौर पे और पिछले कुछ 4-5 सालों से गर्भ संस्कार कोच के तौर पे काम कर रही हूँ। और 2013 से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो काम किया है, वहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। और परफेक्ट। ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। मतलब जो ज़्यादा लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो लोग वहाँ जाने का सोच रहे हैं और चले भी जाते हैं। और कभी कभी पीयर प्रेशर रहता है या फिर इन्फ्लुएंस रहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड साइंस में जा रहा है इसीलिए मैं साइंस में जाऊँ, या फिर टीचर बोल रही है या फिर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं बेटा आपको तो यही करना है। कभी कभी क्या होता है सागर जी कि कुछ फैमिली में समझो कि सब डॉक्टर्स है और उनका क्लिनिक भी है या फिर हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं उनका ये मानना रहता है कि हम डॉक्टर है, हमने इतना सारा मेहनत करके इन्वेस्ट करके इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है, तो हमारा बच्चा भी अगर डॉक्टर बन जाए तो फिर वो ठीक रहेगा, ये सोच लेते हैं वो। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें हेल्प करती है। एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड प्रूवन एक टेक्निक है, हाँ। थ्योरी है, जहाँ पर बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने काम किया है, जिसे कहते हैं डीएमआईटी। और ओके। उसका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है उसमें जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वर्ड है वो तो आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा। लेकिन उसमें एक और वर्ड है डर्मेटोग्लाइफिक्स। ये वर्ड बहुत लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि ये जो साइंस है, ये जो थ्योरी है, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है और उसका माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करके माइंड का जो रिपोर्ट है वो जनरेट किया जाता है। तो ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के मन में प्रश्न यही आ रहा होगा कि माइंड का टेस्ट क्यों करना है और वो करने के लिए फिंगरप्रिंट ही क्यों स्कैन करने हैं। तो साइंटिस्ट जब माइंड का टेस्ट करने के लिए उन्होंने सोचा, वो भी इसीलिए सोचा उन्होंने कि कई बार सागर जी ऐसा होता है, मेडिकल साइंस में ऐसा हुआ एक बार कि बहुत से ऐसे पेशेंट थे जिनका एमआरआई और सीटी स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल निकल के आया। तो फिर डॉक्टर ये सोचने लगे ठीक है। कि अगर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो फिर बंदा पेन में क्यों है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहे तो ये प्रॉब्लम जो था वो हार्डवेयर में नहीं था लेकिन सॉफ्टवेयर में था, क्योंकि एमआरआई और सीटी स्कैन रिपोर्ट जो है वो फिजिकल बॉडी के होते हैं, और जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम जो था वो माइंड के लेवल पर था। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो माइंड का रिपोर्ट करते हैं, और उसके लिए वो डेप्थ में चले गए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि माइंड हमारा बनता कहाँ है। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी बच्चे का माइंड बन जाता है। तब उन्होंने वो ऑब्जर्व किया कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ में, स्पेसिफिकली 13 to 21 वीक का जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, वहाँ पर मेनली दो बॉडी पार्ट्स जो है वो डेवलप हो रहे थे वहाँ पर। वो थे हमारे ब्रेन लोब्स और हमारे ये उंगलियों के 10 जो फिंगर्स है वो। तो ओके। वहाँ पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे दो जो 10 ब्रेन लोब्स हैं हमारे, वो डेवलप हो रहे थे उस प्रकार से जो पैटर्न्स है वो हमारी जो फिंगर प्रिंट टिप्स है उसके ऊपर वहाँ पर वो डेवलप हो रहे थे। और उन्होंने ये भी देखा कि प्रत्येक बच्चे में
ये जो फिंगर टिप्स के ऊपर जो पैटर्न बन रहे हैं वो यूनिक है, अलग है। सबके फिंगरप्रिंट अलग है। अब हम जानते हैं किसी के भी फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ मैच नहीं होते हैं। करेक्ट। उसका रीजन यही है कि भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, सबका माइंड अलग है। और इसीलिए आपका माइंड क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी टैलेंट हो सकता है। टैलेंट क्या है, अगर ये जानना है तो फिंगरप्रिंट से आप परफेक्टली जान सकते हैं। वाह। तो ये जो DMIT रिपोर्ट है वो लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट में काम आता है। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ इंडिया में कि करियर सिलेक्शन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और अब जब हम यूथ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर भी हम उसी के बारे में बात करेंगे कि करियर सिलेक्शन में DMIT कैसे यूजफुल होता है। जी जी जी, हमारा इस पॉडकास्ट का थीम भी यही है कि हम ये पता लगाएं कि वो कौन से साइंटिफिक तरीके हैं जिससे हम अपनी डायरेक्शन चुन पाएँ, ताकि हमें वो अलग अलग जहाँ पे हम जो संघर्ष करते हैं, जो सवाल रहता है वो ना हो। एंड थैंक यू सो मच ये वाली चीज़ हाईलाइट करने के लिए सबके सामने, जो आपने DMIT के बारे में, हम इस पॉडकास्ट के थ्रू DMIT के लिए भी अवेयरनेस फैलाएंगे, ताकि आगे जाने के बाद जो आगे की जो हम डिसीजन लें, आगे की जो जनरेशन हो उसको इसके बारे में पहले से ही पता हो। क्योंकि हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था कि जितना पहले हम इस एनालिसिस करें उतना बेहतर होता है, हमारा समय सही जगह पे लगता है, हमारी एनर्जी सही जगह पे लगती है। बट स्टिल द क्वेश्चन इज़, आपने कहा कि परफेक्टली तरीके से, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये टेक्निक कितनी परफेक्ट है, कितनी रिलायबल है, और इससे अलावा अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ इसकी क्या मतलब कितनी रिलायबल है ये। हाँ, इसको आप 95% तक रिलायबल गिन सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप DMIT रिपोर्ट आपकी उम्र के कौन से पड़ाव पर करवाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व गठन जो होता है उसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। एक, वो बाय बर्थ अपने साथ क्या लेकर आया है जो DMIT बताता है। सेकंड, आपके पेरेंट्स ने आपकी नर्चरिंग कैसे की है। और उसके बाद आपको जो एनवायरनमेंट मिलता है बाहर जाके, क्योंकि बच्चा घर से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है तो वहाँ उसका अलग एनवायरनमेंट है। फिर करेक्ट। उसके दोस्त बनते हैं, फिर बाद में जाके वो करियर में जाता है या शादी करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो भी हमारा व्यक्तित्व गठन करती है, उसमें उसका की ठीक रोल है। होता है। तो DMIT रिपोर्ट जो है वो बाय बर्थ आप क्या लेकर आए हो ये आपको वो बताती परफेक्टली है। बताता है। अगर मान लो, अगर जिस इस वाली टेक्निक के हिसाब से, अगर मान लो बाय बर्थ ऐसा है कि मेरी जो साइंस है वो ये बताती है, मेरी फिंगरप्रिंट्स की मैं स्पोर्ट्स में अच्छा रहूँगा, ठीक है। बट आज अगर मान लो मेरी 21 साल उम्र है और आज के टाइम तक मैंने स्पोर्ट्स खेला ही नहीं, और मैं अपनी अलग फील्ड्स में चीज़ें, अपना करियर स्टार्ट भी कर दिया, परस्यू कर दिया करनी, तो अब अगर मैं DMIT कराता हूँ, पहले नहीं कराई थी अब कराइए, अब क्या इम्पैक्ट होगा और वो मुझे कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि हम तो तब अब भी की बात हेल्प कर रहे हैं ना। करेगी आपको। हाँ, देखिए, क्योंकि आपने जिस फील्ड में अपना करियर बनाया वहां पर भी तो आपने एफर्ट लगाए, वहां पर भी आपने स्किल्स को डेवलप किया। तो भगवान ने हमें कर्म करने की जो शक्ति दी है, वो फ्रीडम दी है कि आप कर्म करो, ठीक है। तो कोई भी स्किल जो है, जहां पर आप एफर्ट डालेंगे वो स्किल आपकी वहां पर डेवलप हो जाएगी। DMIT आपको हेल्प वहां पर कर रहा है कि वो आप जान लेते हैं कि आपकी जो गट्स जो है बाय बर्थ इनबॉर्न टैलेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप करियर सिलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ कम एफर्ट लगेंगे सक्सेसफुल होने में। ओके। अगर आपने उसके अलावा कोई और करियर सिलेक्ट कर ली है तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पर सक्सेसफुल नहीं होंगे, होंगे, लेकिन आपके हर्डल्स बढ़ जाएंगे, आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो गट्स होनी चाहिए, जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो कम है आपके अंदर, तो उसको कंपैरेटिवली आपको डेवलप करना पड़ेगा। दैट्स इट। कंपैरेटिवली हमारी जो इनबॉर्न टैलेंट है वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बट स्टिल यू कैन एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड यू ऑल्सो। कैन एक्सप्लोर दैट, बट आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। तो मेहनत अगर ज़्यादा कम लगेगी। कम मेहनत में सक्सेस मिल जाए, ऐसा कौन नहीं चाहता, जी सभी जी जी, चाहते हैं करेक्ट। ना। हाँ, इसलिए और ये एक DMIT अच्छा तरीका करेंगे भी तो है। आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी कि मैं ऐसी कौन सी करियर सिलेक्ट करूं जो मेरी पर्सनालिटी, मेरी साइकोलॉजी, मेरी इनबॉर्न टैलेंट के अकॉर्डिंग बहुत उसे क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल है। तो आपको वहां पर कम एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो भाविशा जी, इसके बाद मेरे को क्वेश्चन ये है, अभी आज के टाइम पे आपने देखा होगा, हम कभी करियर चूज़ करते हैं तो आपने सुना होगा ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम नाम की एक चीज़ है,
कि हमें कोई भी बहुत चीज़ शुरू शुरू में बड़ी अट्रैक्ट करती है। हम अभी जैसे बिल्कुल अभी अवेयर नहीं हैं हम किसी डीएमआईटी के बारे में, किसी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जो भी हम करियर थॉट्स और आइडियाज़ इनहेरिट कर रहे हैं वो अपने एनवायरनमेंट से कर रहे हैं। मे बी वो पेरेंट्स की वजह से हो, मे बी वो रिलेटिव्स की वजह से हो, मे बी वो फ्रेंड्स की वजह से हो, या फिर वो कम्युनिटी की वजह से हो जिस कॉलेज में तुम जिस कम्युनिटी का पार्ट हो। तो जब हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, सपोज एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे कोई एक इंसान गिटार बजा रहा है एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग हिम, क्लैपिंग हिम, शाउटिंग फॉर हिम। सो उस टाइम पर हमें वो चीज़ इंट्रिग करती है। इसी वजह से अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, 70% लोगों के कमरे में गिटार रखा रहता है। उन्होंने गाना एक ही बजाया, उस पर पानीदा रंग, लेकिन है सबके कमरे पे। तो वो उससे वो एक उस अप्रिशिएशन, उस रिजल्ट से वो इंट्रिग होकर उन्होंने वो चीज़ें चूज़ की, जो कि वो मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी है। वो ना तो वो सस्टेन कर पाए कभी, ना उन्हें मज़ा आया। वो एक उसके रिजल्ट से वो इंट्रिग हुए। तो मैं आपसे ही जानता हूँ, ये जो सोशल मैनिपुलेशन की वजह से हम जो करियर चूज़ कर रहे हैं, इसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए और किस चीज़ को कितनी अटेंशन देनी चाहिए, पता कैसे लगाएं कि मेरे को सच में करना है या मैं सिर्फ इससे इंट्रिग हुआ हूँ किसी रिजल्ट्स की वजह से। लाइक मैंने आपको गिटार बजाने वाला एग्जाम्पल दिया, इसमें लोग अप्रिशिएशन से आप वो हो गए, इंटरेस्ट आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि मान लो तुम रह रहे हो तुम इंजीनियर्स के बीच ही रह रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भाई बहन सब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ से तुमने इनहेरिट कर लिया क्योंकि तुमने इंजीनियर के अलावा कोई दुनिया देखी ही नहीं। तो ये सोशल मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ, क्या ये सही भी है किसी सेंस में, ये भी मेरा क्वेश्चन है। और इससे टैकल कैसे करें, पता कैसे लगाएं कि ये मुझे सच में करना भी है या नहीं। देखिए, सही या गलत कुछ नहीं होता है, सब होता है। क्योंकि हम्म हर फील्ड में आप देखेंगे कि जीनियस तो हर फील्ड में हुए हैं, राइट। हम्म लेकिन मेरी अपनी जो टैलेंट है वो उसके साथ कंपेटिबल है कि नहीं, फर्स्ट वन। देन आफ्टर उसमें आपका इंटरेस्ट आता है कि नहीं, ठीक है। हम्म इंटरेस्ट है कि नहीं वो तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है तभी तो आपने गिटार पकड़ा, उसको एक एक सॉन्ग तो एक सॉन्ग, लेकिन आपने वो सीखा गिटार के ऊपर, इंटरेस्ट आया, इन्फ्लुएंस भी आया। लेकिन अगर उसकी गट्स आपके अंदर नहीं है तो होगा क्या कि वहां पर अगर आपको फिर गिटार का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर आपको कोई नया अगर ट्यून अगर फिर सीखना है तो वहां पर फिर से आप नए सिरे से आपको एक एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्योंकि गिटार जो सीखना है, क्योंकि सिर्फ एक गीत की ट्यून सीखकर बजा दिया तो उससे वो नहीं आएगा, उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, उसको पर्टिकुलरली आपको सीखना रहेगा, ठीक है। तो अगर वो सारी चीजें जब आप सीखने गए और उस वक्त आपको लगा कि नहीं यार ये तो मजा नहीं आ रहा है, एक आध सॉन्ग सीख के बजा लिया तो ठीक है, लेकिन ये क्या वहां पर नोट्स वगैरह करने का, कैसे वो सेटिंग करने का, ये सारी चीजें तो मुझे बर्डन दे रही है। अगर करेक्ट। ऐसी फीलिंग वहां पर आएगी तो आपको अपने आप पता चल ही जाएगा कि ये जो था सिर्फ इन्फ्लुएंस था। सब लोग कर रहे थे, मजा आ रहा था, एप्रिसिएशन मिल रहा था, तालियां बजा रहे थे, तो हम भी उससे थोड़े इन्फ्लुएंस हो गए और हमने वो पकड़ ली। ठीक है। तो गिटार का बात तो चलो एक आपने एग्जांपल ले लिया, लेकिन जब आपने करियर अगर इस तरीके से कर ली चूज, ठीक है। मैं हर टाइम वो 3 इडियट का एग्जांपल इसलिए ही देती हूँ। यस प्लीज। वहां पर वो रेंचो जो वो करीना कपूर की जिसके वो शादी होने वाली थी, उसका जो फियांसे था, ठीक है, उसके लिए क्या बोला, अगर अमेरिका जाके बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करते टाइम शायद उसे पता नहीं था कि आगे जाके इंजीनियरिंग में वो अपनी करियर नहीं बना पाएगा। तो पढ़ तो लिया उसने, लेकिन बाद में जब वर्क फील्ड में गए तो वहां पर शायद उसको मजा नहीं आया, क्योंकि अभी भी इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर अभी भी इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है, थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। कुछ कुछ फील्ड है इंजीनियरिंग में भी जहां पर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, लेकिन जितना वर्क एक्सपीरियंस आपको एक्चुअल जॉब करेंगे तब मिलता है, वो जब पढ़ते हैं तब तो नहीं मिलता। और नहीं, वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा आपको। और देखिए जिस चीज में आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, जो काम करने में आपको मजा नहीं आता है, तो वहां पर आप अपने चाहकर भी 100% नहीं दे पाते हैं। और सक्सेस का एक ही मंत्र है, जिस चीज में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं वहां पर आपको अपने 100% देने पड़ेंगे। और हम अपने 100% किस में देते हैं, जिसमें हमें मजा आता है, ठीक है, जिसमें हमारी गट्स है। तो डीएमआईटी रिपोर्ट आपको हेल्प करता है कि आपकी गट्स बाय बर्थ किस में है वो जान लो आप। कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्शियसली पता नहीं होता है कि उसके अंदर मेरी गट्स है, ठीक है। जो
हमारे बॉलीवुड में जो प्रसून जोशी है, ये थ्री इडियट मूवी के जो म्यूजिक कंपोजर है, उनकी ही स्टोरी डीएमआईटी में मैं बताती हूँ। प्रसून जोशी जी। वो मेडिकल डॉक्टर है सर, ठीक हम्म। है, लेकिन उनको डॉक्टरी करने में मजा नहीं आता था क्योंकि उनके पेरेंट भी डॉक्टर थे, तो बच्चे को भी डॉक्टर बना दिया, ठीक है। हम्म। फिर उन्होंने अपने फादर के पास एक प्रपोजल रखा कि मुझे 3 साल दे दीजिए, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज म्यूजिक कंपोजर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बाद में आके मैं आपकी हॉस्पिटल संभाल लूंगा, तब तक आप कोई मेरे ऑल्टरनेटिव कोई डॉक्टर रख लीजिए, ठीक है। और प्रसून जोशी ने इतनी मेहनत की और बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता था कि मैं डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मेरा जो पैशन है वो कहीं कुछ और है। और जब उन्हें पता चला कि म्यूजिक में मेरा पैशन है, तो उन्होंने वहां पर करियर बनाया। जी। तो ये गलती क्यों करनी है? अगर प्रसून जोशी के पेरेंट्स को पहले पता होता कि उनका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तो वो टाइम, मनी और एनर्जी जो उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया, जो वेस्ट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट को भी क्लैरिटी मिलती है कि बच्चे की करियर ऐसी कौन सी सिलेक्ट करे जहां पर बच्चा सच में आगे जाके उसको वो काम करने में जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, फुलफिलमेंट मिले। देखिए, आप कुछ भी करेंगे, पैसे तो कमा लेंगे, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं होगी तो आप अपने आप को हैप्पी फील नहीं करेंगे, खुश फील नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर क्या संतुष्टि वो फील फायदा नहीं होगी। हाँ, तो फिर क्या फायदा ऐसे जीवन का जहां पर आपके पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला, अच्छी बीवी, 2 प्यारे बच्चे, सब कुछ है। एज पर सोसाइटी आप एक सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन आप हाँ। अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते। यस, सोसाइटी लुक अप टू यू कि यार तुम पे सब कुछ है, स्टिल यू आर लाइक कि अभी भी तुम सेटिस्फाइड नहीं है व्हाटएवर यू हैव विद व्हाटएवर यू हैव। बिल्कुल, तो यहाँ तक कि आपके तो उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल की अगर बनना है तो उसके जैसा बनो, देखो ये कितना Correct. कमा रहा है, कितना हैप्पी है। वो दिखता है हैप्पी है, लेकिन वो हैप्पी है ही नहीं अंदर से। एक्चुअली है ही नहीं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। और ये करियर बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए करता है। मेरा अगला क्वेश्चन इसी को लेकर है। अगर मैं सिर्फ अपनी डायरेक्टली मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। आज मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया, अब शुरुआत में जब हम डिसीजन ले, हमारे 10th के बाद से डिसीजन लेना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा अब मुझे पता चलता है कि मुझे उस टाइम पे लगता था कि मेरे को क्लैरिटी है, अब पता चलता था वो क्लैरिटी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। हमने मान लो 10th के बाद हमने साइंस चूज़ की, साइंस के बाद हमने साइंस पढ़ी, साइंस के बाद 12th के बाद हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ी। कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद कंप्यूटर साइंस पढ़ते पढ़ते मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया। उसमें मैंने मार्केटिंग में अपनी चीज़ें ट्राई करी, करना शुरू करा, रिजल्ट्स भी लेके आया, चीज़ें भी की मार्केटिंग में, डिज़ाइनिंग में मेरे को इसमें इंटरेस्ट था, मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ऑल। उसके साथ साथ मेरे को ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आता गया। वो इंटरेस्ट को मैंने टेस्ट करने के लिए, वही वाली बात है ना, वो नई नई चीज़ अच्छी लग सकती है, अपने इंटरेस्ट को टेस्ट करने के लिए मैंने अपना डिप्लोमा किया 1 साल का। तो मुझे जब पता चला कि हाँ, इसे करने के बाद भी अगर मेरा इंटरेस्ट टिक गया तो शायद मेरे को आगे करना है। तो अब मेरी मास्टर्स चल रही है साइकोलॉजी में। तो मेरे करियर में भी काफ़ी स्विचेस इतनी थोड़े से समय में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सब कुछ मेरा वेस्ट गया है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ी है, मेरे को एक अनफेयर एडवांटेज है आगे के करियर में, जो मैं टेक्निकल पार्ट्स उसको यूज़ करता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। चाहे आज हम अभी भी कनेक्ट करते हैं, इसके आगे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और मैं मार्केटिंग में भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो मेरे को एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो मैंने पास में डिसीजन लिए हैं। तो आप मेरे को बताओ, ये जो मैंने करियर आगे स्विच कर रहा हूँ, और एक इसमें ये भी तरीका हो सकता है कि मैं इनको किस तरह से इंटीग्रेट करूँ, जैसे मार्केटिंग और साइकोलॉजी को इंटीग्रेट करके एक बहुत अच्छा बिजनेस भी बना सकते हो, तो क्योंकि मार्केटिंग सॉल्व आउट अंडरस्टैंडिंग योर कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। वो तो आपको करना ही है। देखिए, सिर्फ साइकोलॉजी में ही नहीं, किसी भी फील्ड में आप जाइए, अल्टीमेटली आप करते क्या है, आप कुछ न कुछ बेचते हैं, या तो वो फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर आपकी सर्विसेज है। हाँ, ये थॉट्स एंड आइडियाज भी हो सकते हैं, ठीक है, थॉट्स एंड आइडियाज भी हो सकते हैं। अभी आप साइकोलॉजी फील्ड में मास्टर्स कर रहे हैं, तो आगे जाके कुछ न कुछ आपकी सर्विसेज मार्केट में आप बेचेंगे ना। करेक्ट, हो सकता है। बेचना तो पड़ेगा, बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग स्किल तो जिसके पास नहीं है, उनको तो मार्केटिंग मैनेजर हायर भी करने पड़ते हैं। तो आपके लिए तो बेनिफिशियल हो गया कि आपको मार्केटिंग मैनेजर हायर नहीं करना पड़ेगा, आप खुद उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। यस यस, ट्रू ट्रू। और मैंने इसलिए मैंने क्यों चुना, क्योंकि आप मेरे को वाला एस्पेक्ट दोगे साइंटिफिक के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस, और मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं डायरेक्टली वो यूथ वाला एस्पेक्ट बता रहा हूँ। मेरे खुद के एक्सपीरियंस ऐसे रहे, मेरे को किसी भी डिसीजन का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने फिगर आउट करी है चीज़ें कर करके। तो आप एक यूथ को क्या सजेस्ट करोगे जब वो कन्फ्यूज है करियर चूज़ करने के लिए,
कि उसको क्या करना चाहिए, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? वो हो सकता है वो एक, इसमें दो तीन चीज़ हो सकती है। एक हो सकता है वो एक से ज़्यादा चीज़ों में अच्छा हो, एक हो सकता है वो किसी भी चीज़ में अच्छा ना हो। यही दो ही जगह पे तो कन्फ्यूजन नहीं, आती है ऐसा ना। नहीं हो सकता। किसी भी चीज नहीं, में अच्छा नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी क्या चीज़ में अच्छा अलग नहीं है है से मेरा किसी को पता मतलब, नहीं। किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है मेरा मतलब अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया ऐसी हाँ, कोई चीज़ एक्सप्लोर जिसमें उसे नहीं लगे। किया। ये मेरा हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी तक उसको बिल्कुल। कॉलेज में, उसने कॉलेज में पढ़ाई करी है और उसको पसंद हम्म, नहीं आई, उसके अलावा उन्होंने ठीक। एक्सप्लोर नहीं करा, उसको लगता है कि मेरे को अभी कुछ नहीं आता। एक हाँ दूसरा इंसान है जिसको लगता है मैं एक से ज़्यादा चीज़ों में अच्छा हूँ। जी। तो ये दोनों डिलेमा, ये दोनों कन्फ्यूजन वाला कोई एक यूथ है, 21 से हाँ, 22 साल उसकी उम्र है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि उसको अब आगे क्या एक्शंस लेने चाहिए? दोनों ही डायलेमा वालों को डीएमएटी हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल आपको ये एडवाइस दूंगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डीएमएटी से अगर ऐसी कोई निकल कर आती है कि कोई ऐसी करियर कि आगे 15 साल में उसकी मार्केट में डिमांड नहीं रहने वाली है, तो मैं उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही निकल के आएगी। डीएमआईटी से क्या होता है, प्रायोरिटी लिस्ट निकल के आता है कि सबसे पहले ओके। ये है बेस्ट आपके लिए। अगर ये इसमें आपको नहीं जाना है तो फिर उसके बाद आप इसमें भी जा सकते हो, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में ही आएगी, ठीक है। लेकिन परसेंटेज वाइज जो हायर है, हम उसे ज्यादा ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि ट्रू। इसमें आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। तो इस करियर में आप चले जाएं तो आपको कम एफर्ट लगेंगे। लेकिन मान लो ऐसी कोई करियर आ गई, ठीक है, कि अगले 10 साल में उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं रहने वाली है, तो फिर ऐसी करियर चूज करके क्या फायदा। सही बात है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अगर मल्टीपल उनको टैलेंट है तो उनको वो टैलेंट में जान वो करियर चूज करने के लिए कहती हूँ मैं कि जिसका आगे बहुत स्कोप है। अब इंटरनेट है तो बहुत आसान हो गया है उस चीज को पता करना कि आने वाले 10 सालों में किस चीज की डिमांड रहने वाली है मार्केट में। करेक्ट तो करेक्ट वो करेक्ट। आप R&D करो, उसके साथ अपनी साइकोलॉजी और अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी डीएमआईटी में आपके निकल के आए हैं करियर्स, उसको वहां पे जाके आप देखो कि कहाँ पे वो मैच कर रहा है। ज्यादातर केसेस में जब मेरा काउंसलिंग होता है तो मैं खुद ही वो करके दे देती हूँ। ओके। मैं ही बोल देती हूँ उनको कि आप इस करियर में जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में इसमें बहुत डिमांड रहने वाली है। क्योंकि डिमांड है तो ही आप सर्विस दे पाएंगे या फिर वो फिजिकल प्रोडक्ट बेच पाएंगे, और तभी आप वहां से मनी जनरेट कर पाएंगे। और देखिए, ट्रू। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, मॉनिटरी, यस, ठीक करेक्ट। है। और वैसे भी एग्री। समाज में एक क्राइटेरिया यही है सक्सेस का, आप अर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है आपकी, उसके ऊपर से ही आप आपकी आपकी सक्सेस को मेजर जज करके किया देखा जाता है। जाता है। आप कौन सी घड़ी पहन रही हैं, आपके पास कौन सी कार है, आप कितने बीएचके के बंगलों में रहते हो या अपार्टमेंट में रहते हो, उससे मेजर करती है सोसाइटी। लेकिन मैं उस चीज को सक्सेस का एक पार्ट गिनती हूँ। वो भी सक्सेस है, ठीक है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उतना नहीं है, मैं ये पार्ट, कहती हूँ। दैट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। दिस इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। क्योंकि जब तक आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन में जब प्राइवेट में कोई जॉब करता है तो वो बंदा 10 से 12 घंटे अपने वर्क प्लेस पे वहां पर वो स्पेंड कर रहा है। और अगर वो वहां पर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसकी गट्स नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, तो क्या होगा, जो काम जिस बंदे की उसमें इंटेलिजेंस है या गट्स है, वो उसको 1 घंटे में निपटा रहा है, उसको 3 या 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और यस देखिए, यस, जितने हमें कंप्लीटली ज्यादा एग्री। एफर्ट डालने पड़ते हैं ना, वहां पे हम जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जल्दी से थक जाते हैं। और उसके कारण होता क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। और हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर जब उसका इम्पैक्ट आता है, तो वो जितना रिजल्ट हमारा बॉस या फिर हमारे ऊपर वाला जो चाहता है हमसे, वो हम निकाल के नहीं दे पाते हैं। तो फिर ऑब्वियसली कंपेयर टू वो बंदा जिसके पास उसकी गट्स है, इंटेलिजेंस है, उससे हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं रहने वाला है। तो हमें उसके रिवॉर्ड्स भी कम मिलेंगे, हमारे प्रमोशन भी कंपेयर टू उससे देर से होगा। ट्रू। तो ओवरऑल हम करेक्ट। ग्रोथ कम रहेगा। और जब हम ये जो होता है जब हमारी लाइफ में, तो ये बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन देता है हमें। क्योंकि कई बार होता क्या है पता है, कि आपसे कम उम्र के, ऑफिस में ऐसा बहुत होता है, आपसे कम उम्र के लड़के आते हैं और कम समय में आपसे भी ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। कल को जो आपको सर बोल रहा था, आज वो आपका बॉस बन चुका है।
होता तो है। वो साइकोलॉजिकली क्या है, वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, हम्म और वो चीज जो है ना वो आपको अंदर वो अंदर चुभती है। करेक्ट तो करेक्ट। बेहतर यही है कि आप जान लो कि आपकी इनबॉर्न टैलेंट, आपकी गट्स किसमें है, क्योंकि वहां पर आप कम एफर्ट में अपनी वो स्किल को ना जल्दी से आप एक्सप्लोर कर पाए। बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि इस साइंटिफिक जरिए से एटलीस्ट ये जानो किस फील्ड में हाँ, आपको कम एफर्ट्स में वो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिल तो दूसरे में भी बिल्कुल, जाएंगे, कि इसमें कम एफर्ट में ज़्यादा आउटकम आपको मिलेगा। ये साइंस बिल्कुल, आपको वो चीज़ बताएगी। मेहनत आपको ही करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ही ढूंढनी है। मैं बिल्कुल। चाहता लेकिन हूँ यहाँ पे अब हाँ। एक फ़ायदा हम्म क्या होगा, देखिए हम्म आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको अपने बच्चे को ऑलराउंडर बनाना है, तो हाँ छोटे-छोटे बच्चों को ना हाँ। हर चीज़ में वो डालते हैं। बच्चे को स्विमिंग में हम्म भी डाल रहे हैं, उसको म्यूज़िक हम्म क्लास में भी डाल रहे हैं, उसको ड्राइंग क्लास में भी भेज रहे हैं, उससे कराटे भी करवा रहे हैं, और एकेडमिक के उसके स्कूल में भी जाता है और उसके भी ट्यूशन है। तो हम्म बच्चे का शेड्यूल तो पेरेंट्स से भी ज़्यादा हेक्टिक है। बेचारा हाँ सुबह हाँ 6 बजे उठकर रात को 7 बजे तक उसके कोई ना कोई क्लासेस ही चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जरूरी नहीं, बच्चे को तो कोई पूछता ही नहीं कि बेटा तुझे क्या करना है, पेरेंट्स ने पैसे भर दिए हैं, हम तुझे भेज रहे हैं, तुझे जाना है। अब हम्म जरूरी तो नहीं कि हर चीज में बच्चे को इंटरेस्ट होगा, हो हम्म सकता है उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट ना भी हो, आपने ड्राइंग हम्म क्लास में तो डाल दिया, तब हम्म क्या होगा, बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। और हम्म बच्चे की उम्र जो है उसको अपने बचपन को एक्सप्लोर करना है, एंजॉय करना है, उसकी उम्र के जो बच्चे हैं उसके साथ बाहर जाके खेलना है, वो सारी चीजें करने के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं बचता है। हम्म और पेरेंट्स का भी वहां पर उनकी टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ वहां पर जाता है। और हम्म अल्टीमेटली होता क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चा फिर बड़ा होकर यही कहता है कि मुझे जो करना था वो तो आपने मुझे करने ही नहीं दिया, करने नहीं हर दिया। बार ट्रू। आपने अपनी ही चलाई है। करेक्ट। एंड इसके साथ साथ ये भी चीज़ें होती हैं उसके बाद, जो वो जब उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, जब वो सब ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता था, वो वाला समय निकल चुका होता है। निकल चुका होता है। हाँ। एंड भाविशा जी, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। मैं आपने जानना चाहता हूँ कि करियर सिलेक्शन पर एनवायरनमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट इसको देता हूँ आपको। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उस स्टडी में क्या था, एक एक मूवी भी है शायद, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो उसके पेरेंट्स ने खुद पहले उसके बच्चे के पैदा होने से पहले डिसाइड कर लिया था कि पहले कि हमें इसको चेस ग्रैंड मास्टर ही बनाना है, ठीक है। तो उन्होंने उसका एनवायरनमेंट ऐसा रखा, चाहे उसके आइडियल्स ऐसे बनाए, फोटोज ऐसी रखी, जगह ऐसी भेजा, उसके साथ चेस खेला, उसको अप्रिशिएट किया उस चीज़ में, उसको उस वो वाली चीज़ों में उसको रिजल्ट दिखाए, उसको रिवॉर्ड दिखाए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो वर्ल्ड का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना। ये रियल स्टोरी है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कहाँ की है। और वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन भी गया। इसमें अब मैं ये बार आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा एनवायरनमेंट का, जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। तो इसके बारे में आप मेरे को थोड़ा मतलब सब जवाब दो कि एनवायरनमेंट का कितना असर पड़ता है करियर सिलेक्शन पे एक इंडिविजुअल के, जिसे कोई साइंस नहीं पता, उसने अपनी ऐसी कोई एनालिसिस नहीं कराया है, ही इज जस्ट वो अपनी विद द फ्लो चल रहा है। तो कितना इम्पैक्ट है एक एनवायरनमेंट का, चाहे वो कॉलेज का हो, घर का हो, फैमिली, रिलेटिव, प्रेशर, कुछ भी। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जो स्टोरी आपने जो बताई, वहां पर क्या था कि पर्टिकुलरली उनके उनके सामने एक फिक्स था, गोल उनका फिक्स था कि बच्चे को सिर्फ चेस प्लेयर ही बनाना है। तो हम्म बच्चे को सिर्फ एक ही चीज में डाला उन्होंने, एक ही चीज एक्सप्लोर करवाई, उसके लिए उनको बचपन से उस बच्चे की शायद हो सकता है कि उसकी गट्स उसकी ना हो, लेकिन बचपन से ही सिर्फ एक ही चीज के लिए उसको इन्फ्लुएंस किया, उसको उसके लिए एनकरेज किया, अप्रिसिएट किया। तो हाँ। उससे हुआ क्या कि बचपन में जो बच्चा होता है ना वो बिल्कुल स्पॉन्ज जैसा होता है, हम्म ठीक है। तो वो पहले अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल समझता है, तो अपने जो रोल मॉडल जो कहते हैं ना हमारे लिए वो भगवान होते हैं। तो हम्म उस बच्चे ने अपने माँ बाप के कहने पर उस चीज को एक्सप्लोर किया, तो वो स्किल शायद अगर उसके अंदर नहीं भी थी तो भी वो डेवलप हो गई, हो गई। ठीक है। यहाँ पर यूथ में ज्यादातर होता क्या है कि मल्टीपल चीजें एनवायरनमेंट से उनको मिलती है, जो अभी हम्म आप वो शाइनी वाला जो बता रहे थे ना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यस। हाँ, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, उससे लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और वहां पर सिर्फ एक चीज नहीं है, मल्टीपल हम्म चीजें। जैसे कभी कि बच्चा हाँ, कभी बच्चा सोचता है मैं कोडिंग कर लूं, क्योंकि बहुत आ रहा था कोडिंग कोडिंग कोडिंग। ट्रू। मैंने बीच में देखा था सिर्फ 2 साल के बच्चे के लिए कोडिंग क्लास है। अरे 2 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाकर अभी से क्या करना है आपको?
सॉरी। इतना करेक्ट। वहाँ उस वक्त चला था। मैं 1 साल पहले की बात है, लास्ट ईयर मैंने ही हाँ, देखा था फेसबुक पे वाइट हेड कि अभी जूनियर। से अपने बच्चे को कोडिंग सिखाओ। अरे 2 साल का बच्चा है, उसको उसका बचपन एंजॉय करने दो, अभी से कोडिंग हाँ, सिखाने की जरूरत नहीं है। ये लोग ये सारी चीज़ें उन्हीं चीज़ों को फ़ायदा उठाती हैं कि आगे अगर स्कोप है कोडिंग में तो पहले दिन से उसको कोडिंग सिखाओ। और और पेरेंट्स को वहां पर वो प्रेशराइज करते हैं। कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो लोग वहां पर पेरेंट्स को ही इस तरह से डराते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को ये नहीं कराया तो आगे जाके आपके बच्चे का फ्यूचर जो है ना वो जीरो है। ट्रू, ट्रू। थैंक यू सो डरा मच मैम ये देते हैं वाली चीज़ पेरेंट्स हाईलाइट करने को। के लिए। आप थैंक यू सो मच ये चीज़ हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मेरे को शायद पता है कि आप किन लोगों के बारे में, किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो मैंने पढ़ी हुई है कि वो किस तरह से वो मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। इस टाइप के पेरेंट्स से ये बात करनी है, इस टाइप के पेरेंट्स से ये बात करनी है। Yeah. तो इतना डर लग जाता है उनको, बच्चा छोटा है और पेरेंट्स को हाँ, इतना डर लग जाता है कि वो कितना भी अमाउंट पे करने को तैयार होते हैं। यार उनको ये भी नहीं पता कि वो जिस जगह पर जा रहे हैं, वो जो टेस्टिमोनियल शो कर रहे हैं इसकी यहाँ जॉब लगे, वो रियल है भी कि नहीं, नहीं है। ये कई चीज़ की बार भी ऐसा गारंटी है, नहीं है। कई बार वो जो टेस्टिमोनियल्स जो है ना वो क्रिएट किए हुए होते हैं, उनके अपने ही बंदों ने हाँ पेरेंट हाँ बन के हाँ, वहां पर दिए हुए होते हैं। तो हम कैसे चेक ट्रू। करेंगे कि वो टेस्टिमोनियल सही है या नहीं? सही सही बात है, सही बात है। और इसी के साथ साथ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम सोसाइटी से इनहेरिट तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ये भी जानना है कि अगर हमें करियर, अगर मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस पढ़ी है और अगर उस टाइम पे मेरे को क्लैरिटी नहीं थी और किसी टाइम पे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, तो उसमें मेरी इसमें इसको कैसे जज करूं कि मेरे को पुराना वाला कब छोड़ना है, नया वाला कब स्टार्ट करना है। तो इस मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं अपनी ये साइकोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ तो अब मेरे को धीरे धीरे चीज़ें फिगर आउट होने लगी हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करी, मेरे को चीज़ें पता लगने लगी हैं कि हाँ कहाँ पे मेरी एनर्जी ज़्यादा रहती है। मैंने एनालिसिस ऐसा नहीं कराया, कुछ मैं कराना चाहूँगा ज़रूर, लेकिन अभी तक नहीं कराया। मैं फिगर आउट कर रहा हूँ अपने आप से कहाँ पे मैं ज़्यादा एनर्जी में रहता हूँ। अगर अभी हम बात कर रहे हैं, ये मेरा तरीका है। मैं अगर यहाँ पे आपके साथ 2 घंटे बैठूँ ना, तो वही मैं ना सही तरीका थकूँगा, है। ना मैं बोर होऊंगा, ना मेरे को मेंटल प्रेशर फील होगा। मेरे को ये कन्वर्सेशन करने में मज़ा आता है, मेरे को बिल्कुल। जानने मज़ा आता है कि जो हम करते हैं क्यों करते हैं। तो मेरे को ये चीज़ फिट हो रही है, वो फिगर आउट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो मैं आपसे ये मैं जानना भी चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान को ऐसे मौके पे जाने के बाद कि उन्होंने करियर चूज़ कर लिया, मान लो वो इंजीनियरिंग करने लगा, घर वालों के 15-20 लाख रुपए लग भी गए, इसके बाद उसको कहीं इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, तो उसका क्या टेक रहना चाहिए? तो वहाँ पर यही है कि ये सारी चीज़ें जो है, तो जैसे आपने जो बताया ना तरीका, मैं वही तरीका उनको बताती हूँ कि आप देखें, दोनों चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें और देखें वहाँ पर कि कहाँ पर आपकी कम एनर्जी लग रही है और कहाँ पर एनर्जी लगाने के बाद आप काम करके थकते नहीं है, बल्कि काम करने के बाद आप और फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है? तो आपने यस। 15 लाख खर्च करके इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आप वहां पर काम करके फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी हम्म। कि वो चीज जो दूसरी जहां पर आपको एक्सप्लोर करेंगे और वहां पर आपको मजा आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर आप अपनी 100% प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, तो वहां पे आप कमा ही लेंगे। और जो जैसे आपने बताया, ठीक है, कि आपने इंजीनियरिंग की, फिर मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया, साइकोलॉजी की, तो ये सारी चीजें भी अभी आपको यूजफुल तो हो ही रही है। देखिए, कोई हाँ, भी नॉलेज नॉलेज ही होता है, कोई ट्रू। भी नॉलेज बेकार नहीं जाता है। वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा, अगर उसको आपने अपना वर्क प्रोफाइल नहीं बनाया तो वो जो पैसे जो वो आपने वहां पर डाले थे वो वेस्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपने इंजीनियरिंग की है तो कहीं ना कहीं आपको वो यूजफुल होने ही वाली है, क्योंकि आपका वो करने से आपका हुआ क्या, आपका लैब ब्रेन बहुत डेवलप हुआ होगा इंजीनियरिंग में। वो ठीक है, मतलब एनालिटिकल बहुत सब्जेक्ट थोड़े एनालिसिस एनालिसिस करना पड़ा होगा, बहुत ही प्रोजेक्ट डिटेलिंग। करने पड़े होंगे, तो वहां पर आपको बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो अपने आप से वो उसको एक्सप्लोर करना पड़ा होगा। तो यस, आपका ब्रेन का वो पार्ट डेवलप हुआ ना, उससे यस, वो तो करेक्ट। फायदा हुआ ना। अगर वो नहीं कंप्लीटली लिया एग्री। होता तो आपके ब्रेन का वो पार्ट अंडर डेवलप रह जाता। हम्म। तो वो नॉलेज जो लिया आपने इंजीनियरिंग का, उससे आपके ब्रेन का वो पार्ट डेवलप तो हुआ, वो फायदा तो हम्म। हुआ ही है। और हम्म। वो डेवलप हुआ है तो उसको आप दूसरी जगह पे भी एक्सप्लोर करेंगे। परफेक्ट। अगर आप अभी मार्केटिंग और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपके दिमाग से वो फाइलें सारी डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा।
करने की जरूरत वो भी नहीं कहीं ना है। कहीं रहेगी, वो है वो फोल्डर। और जब हाँ, भी आप चाहेंगे उस पर क्लिक करके आप उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। और ये वाली चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि नॉलेज जितनी भी आपने ली वो कभी वेस्ट तो कभी जाएगी नहीं। कभी वेस्ट नहीं जाती है। हम्म। वैसे थैंक यू इस देखा जाए बार। तो मैं भी हाँ। मास्टर ऑफ कॉमर्स ही हूँ। ओके। वाह। ठीक है। और अभी काम कर रही हूँ, जॉब प्रोफाइल मेरा साइकोलॉजी फील्ड है। यस। जब भी काउंसलिंग है, हमारा। हिप्नोथेरेपी है, हाँ ठीक है, हाँ एनएलपी है, डीएमआईटी है, हाँ। गर्भ संस्कार है, वहां पे सारा साइकोलॉजी आता है। और ये तो अगर बहुत अच्छा मेरे पेरेंट्स एग्जाम्पल को भी है ना। पता होता तो वो मुझे कॉमर्स में नहीं डालते, वो मुझे साइकोलॉजी ही हाँ। करवाते। आप तो एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो ना लोगों के लिए। मतलब अगर हम बातें कर रहे हैं कि आप कॉमर्स से आपका बैकग्राउंड है एंड आपने चीज़ें फिगर आउट की और आज आप लोगों को हेल्प कर रहे हो उन चीज़ों में कि वो कर कैसे रहे फिगर हैं, आउट करेंगे। लेकिन लेकिन हाँ। यहाँ पर हुआ क्या, ये सारी चीजें मैंने अपनी उम्र के 35 के बाद एक्सप्लोर करी। अगर मैं ओके। बचपन में मेरे पेरेंट्स ने करवा दी होती तो मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी ही करती। ट्रू। कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो जो चीज मैं मैं अब जिस पड़ाव पर मैं हूँ, वो शायद ये पड़ाव मैंने 10 साल पहले हासिल कर लिया होता, ये फायदा होता। यस यस, अब मैं आपकी इसीलिए चीज़ें मैं समझ पा बोलती रहा हूँ हूँ। कि जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे का या फिर हम्म, अपना खुद का भी डीएमआईटी करवाओ, थैंक यू सो मच। ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, आइडिया मिले कि हम अब अगर क्या आइडिया गलती मिले। कर रहे हैं। हाँ। अभी आप समझो, आप ही बोल रहे थे, समझो कि डीएमएटी में मेरा स्पोर्ट्स निकल के आया, तो फिर आपको फिर स्पोर्ट्स में ही आरएनडी करनी है कि मैं हम्म बैडमिंटन में जाऊं, वॉलीबॉल में जाऊं या फिर क्रिकेट में जाऊं। हम्म। फिर आपको म्यूजिक के क्लास नहीं करने। करेक्ट, फिर तुम वो अवॉइड करो, फिर तो ऑलराउंडर बनने की जरूरत नहीं है ना फिर। ऑलराउंडर बनने की जरूरत नहीं है। देखो, वन थिंग बुक हाँ, पढ़ा है, वन थिंग बुक पढ़ मैंने लीजिए, मैं सुना है। हाँ सबको सुना है। सजेस्ट हाँ करती हूँ। हाँ। किसी एक चीज का मास्टर बनो आप। हम्म। ये साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम जो है ना, वहां पर लोग ऑलराउंडर बनने के चक्कर में ना कुछ भी नहीं बन पाते और फिर 100%। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। हम्म। उसकी जगह पे बिल्कुल वो सही जो कह रहे हो। चेस वाले बच्चे का आपने एग्जांपल दिया, वहां पर क्या हुआ, बच्चे को सिर्फ चेस ही दिखाया पेरेंट्स ने और कुछ दिखाया ही नहीं। सिर्फ उसी के रिगार्डिंग दुनिया थी इसीलिए वो उसकी। बच्चा वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन पाया। हम्म। यहाँ पर क्या हाँ। है, मल्टीपल जगह पर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर सिलेक्शन करने में आपको दिक्कतें आती है। करेक्ट। इसके साथ साथ ये वाली चीज़ मेरे को अब समझ आ गई जो आपने बताई कि अगर हम कोई करियर चूज़ कर रहे हैं या कर लिया है तो वेस्ट नहीं जाएगा। द नेक्स्ट चीज़ इज, इसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे से लोगों ने, मतलब मैंने पूछे थे, तो लोगों ने अपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। उन्होंने, मेरे एक फ्रेंड है अभिमन्यु, उन्होंने पूछा कितना टाइम देना चाहिए एक न्यू फील्ड को अगर ट्राई कर रहे हो तो, ताकि आगे रिग्रेट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक हमें नई फील्ड लगती है, हमें लगता है शायद इसमें हमारा इंटरेस्ट है और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, हम ऐसे 16-17 साल के नहीं हैं, हम लाइफ में एक 20-21 साल की उम्र पे हैं, ये भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, बट स्टिल हम एक नई चीज़ ट्राई करें तो हमें कितना समय देना चाहिए कि हमें इसको बाद में रिग्रेट ना हो कि यार एक बार ट्राई भी नहीं किया। देखिए, ये हाँ, क्वेश्चन है। हमारे हमारे जो एंशिएंट जो विज्ञान है, वहां पर चाणक्य ने ये कहा था कि किसी भी फील्ड के मास्टर बनने के लिए आपको 900 दिन देने चाहिए। 900 900 दिन। दिन ठीक ओके। है। अभी ये समय इतना फास्ट हो गया है, 900 दिन मतलब 3 साल के करीब हो गया, 3 साढ़े 3 साल। इतना टाइम किसी के भी पास नहीं है। नहीं। तो जो नया थियरी अब जो बन के आया है वो साइकोलॉजी में ही है। वहां पर लोग, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर किसी फील्ड में आप 10,000 घंटे दे देते हो ना, 10,000 घंटे, तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। उस चीज के मास्टर बन ही जाएंगे। हाँ, ये वाली स्टडी मैंने पढ़ी तो है आपने जहाँ पे आपने, कंटिन्यूस हाँ 10,000 घंटे उसके लिए प्रैक्टिस करी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये वाली चीज़ मैंने पढ़ी है जो आपने 10,000 घंटे वाली बात कही। एंड लेट्स से कि 10,000 घंटे देने वाली बात है, बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर मेरे को कितनी देर ट्राई करना चाहिए। अगर मैं उस चीज़ में ट्राई कर रहा हूँ जिसमें मुझे लगता है कि यार इतना ना, मेरे को एक लेवल पे जाने के बाद पता चल जाए कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, या इतना मैं इसमें सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, बाद में जिस मैं खुश लेवल पे नहीं आपको रहूँगा ये लगे कि मजा नहीं आ रहा है, उसे छोड़ देना चाहिए। उसी मजा समय नहीं पे। आ रहा है, उसका अर्थ ही यही है, हम्म उसका अर्थ ही यही है कि वो आपकी अंडर डेवलप इंटेलिजेंस है और उसको एनहांस करने में, एक्सप्लोर करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो करेक्ट। आपके पास अगर ऐसा कोई दूसरा ऐसा ऑल्टरनेटिव है कि जहां पर आप कम एफर्ट में, वहां पर आप एंजॉय करते हुए कुछ नया एक्सप्लोर कर पा रहे हो, जहां पर आप कुछ नया प्रोडक्टिव बना पा रहे हो और जिसकी मार्केट में डिमांड भी है, जिसे आप मार्केट में बेच सकते हो, उसमें आप अपना करियर बनाओ। ठीक है। परफेक्ट। मार्केट में डिमांड सबसे पहले देखना पड़ेगा।
मार्केट में डिमांड और फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है। फ्यूचर में स्कोप क्या है, अगले 10 साल तक उसका कम से कम उस करियर में वो स्कोप होना चाहिए, वो देखना पड़ेगा। वो पार्ट सिर्फ उसके इंटेलिजेंस बाद होने से या फिर हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी होने से काम नहीं चलेगा। हाँ, मतलब इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। मल्टीपल चीजें हमें वहां पर कंसीडर करनी पड़ेगी। तो भविष्य में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब ये क्वेश्चन आपसे कई लोगों ने पूछा भी होगा और मैं भी पूछता हूँ, बहुत लोग इसको लेकर कंफ्यूज भी हैं। बहुत से लोग करोड़पति अरबपति हैं, वो ये एडवाइस देते हैं, लोग उनसे पूछते हैं ना हाउ टू चूज अ करियर, तो वो ये एडवाइस देते हैं। मेरे को अभी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती इसके रिगार्डिंग, इसलिए मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, आपका क्या टेक है फॉलो योर पैशन को लेकर। अगर कोई कहता है कि फॉलो योर पैशन, आपका क्या टेक है इसको लेकर। मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रफ चीज़ जानना चाहता हूँ। बहुत से करोड़पति, बहुत से बड़े लोग जिनमें आई डोंट नो कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या फिर उन्होंने कर ली चीज़ें, बट स्टिल दे सजेस्ट कि फॉलो योर पैशन। तो इस पे क्या टेक है आपका। बिल्कुल अपने पैशन को जरूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन पैशन को, जैसे मैंने पहले बताया, पैशन को फॉलो करते वक्त वो देखो कि उस पैशन को अगर अपना प्रोफेशन बना रहे हो तो वहां पर आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट्स बिकेगी या नहीं। क्योंकि वो Okay. बिकेगी नहीं तो आप अर्न नहीं कर पाएंगे, अर्न नहीं कर पाएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लेकिन मनी नहीं होंगे उससे, तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे दोस्तों। करेक्ट। क्योंकि हर चीज के लिए पैसा लगता है। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल सच्चाई है। फुलफिलमेंट चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, लेकिन उसके साथ पैसा भी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ, लेकिन उसको प्रोफेशन बनाने से पहले वो देख लो कि आप अपने उस पैशन से उसको प्रोफेशन बनाने के बाद वहां से आप जो जनरेट करने वाले हो उसको आप मार्केट में बेच पाओगे या नहीं, मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। बेसिकली आप ये कह रहे हो, क्या वो पैशन जो आप फॉलो कर रहे हो उससे आप एक सस्टेनेबल लाइफ जी पाओगे भी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और ये इस चीज़ में मेरे को आपसे ही पूछना, मैम क्या इसमें टाइम का भी रहता है। क्योंकि अगर कोई इंसान है, उसका पैशन है कुछ क्रिएटिव फील्ड में वो जाना चाहता है, जिसकी फील्ड की डिमांड ही है कि तुम्हें 2-3 साल लगाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी 2-3 साल तक वो उसको खाना खर्चा तो चलाना है ना। तो इस वाली सिचुएशन में वो क्या कर सकता है। उस सिचुएशन में अभी फिलहाल जो जॉब वगैरह वो कर रहा है, हो सकता है वहां पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए। तो वहां पे आप जॉब करते रहो, लेकिन साथ में अपने आपका जहाँ पर पैशन है, ठीक है, उसको भी साइड में उसे एक्सप्लोर करते रहो। उसके लिए कॉन्शियसली एक टाइम टेबल बनाकर वहां पर एक निकाल कर वहां पर एफर्ट डाल के अपनी उस स्किल पे काम करते रहो, उसे एनहांस करते रहो और उसको इतना एनहांस कर लो कि उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगी। अब मैं इसको अगर प्रोफेशन कर में लेकर जाता हूँ तो मैं इजीली मार्केट में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। पहले अपने आप को उस काबिल बना लो। सीधा ही अपनी जो अभी करंट जॉब है वहां जहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ के सीधा वहां पे कूद मत जाओ। करेक्ट, ये काफी प्रैक्टिकल तरीका बताया आपने। नहीं तो फिर होगा क्या कि आप जो काम कर रहे हो क्रिएटिविटी वाला, देखो पेट भरा होगा ना तो ही क्रिएटिविटी क्वेश्चन काम करेगा। देखिए मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। हाँ वो मेरे को पता है, बहुत जरूरी है। कभी भी मैं गलत सलाह नहीं देती हूँ। पहले पेट भरा होना चाहिए। अगर भूख लगी है आपको और मैं बोलूं कि एक मेरे लिए ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप मेरे मार्केटिंग मैनेजर हो, मेरे लिए अभी देखो आज ही है वो गुरु नानक जयंती, उसका एक पोस्ट बनाओ। आप भूखे हो, मैंने आपको सैलरी नहीं दिया है, आप बना पाओगे। करेक्ट। और बनाओगे तो कैसा बनाओगे, जबरदस्ती वाला, मतलब काम चलाओ, जबरदस्ती वाला काम होगा। किसी का कॉपी पेस्ट करके सिर्फ मेरा लोगो चेंज करके दे दिया, मैं कहाँ देखने जाऊंगी। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तभी तो आपको हायर किया है। ट्रू। तो मैम इसी के साथ मेरे पास दो क्वेश्चन। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड है, आपको भले ही वो काम करने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सामने मनी मिल रहे हैं उतने, जिसके कारण आप अपने बीवी बच्चों को ठीक से पाल रहे हो, एक अच्छा खासा घर गाड़ी कर रहे हो। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है वो मानती हूँ, लेकिन आप कंफर्टेबल लाइफ तो जी रहे हो ना। और भविष्य में उसी के साथ साथ जी रहे हो, तभी अभी आपको इसीलिए आ रहा है भाई।
कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो ना, तभी वो आ रहा है कि फुलफिलमेंट नहीं है। हाँ, करेक्ट, अगर समझ कंफर्टेबल हाँ, लाइफ नहीं होती ना, तो मैं पहले रात का रोटी कंफर्टेबल लाइफ कहाँ से करनी। कमाऊं, उस पर फोकस होता। यस ये जो यस यस, मजदूरी करते हैं, क्या आपको लगता है उनके उनके बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी? 100 सही लेकिन कह रहे वो हैं आप। बेचारे सुबह का रोज कमा कर रोज खाते हैं, तो उनका फोकस हम्म, वहीं पर है कि मैं रात का खाना कैसे कमाऊंगी, पहले इसमें खाना कैसे पूरा हो कमाऊं जाए। कि रात की रोटी मिल जाए। पहले खाना तो तो पूरा हो जाए, कैसे मैं उसके अपनी बाद सोचेंगे। क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करूं, उस स्टेट पे हम्म जाने के लिए पहले आपको एक कंफर्टेबल लाइफ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हम्म तो चाहे उसके लिए अभी आप वो जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो करते रहो, हम्म, उसको छोड़ो मत। लेकिन करेक्ट, साइड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका गट्स है, उसको एक्सप्लोर करते रहो साइड में। ओके, समझो आप 8 घंटे का जॉब करते हो, आने जाने हाँ, में 1-1 घंटा जाता है, 10 घंटे चले गए। हम्म सोने में आपके 6 से 7 घंटे चले गए। ठीक है, तो बाकी का जो टाइम है उसमें कहीं ना कहीं एक एक 1.5 घंटा फैमिली के लिए निकालो। और बाकी हम्म का जो टाइम है, ठीक है, वहां पर रोज के अगर आपने 2 घंटे निकाले हम्म अपने पैशन को जो फॉलो करना चाहते हो उनके लिए, डेली 2 घंटे, हम्म, तो एक साल में कितने घंटे हुए? लगभग 700 घंटे। 700 घंटे के करीब हो गया। हम्म 700 घंटे के करीब अगर आपने उसके ऊपर मेहनत कर ली, तो कम से हम्म, कम, क्योंकि गट्स है आपकी, इसीलिए थोड़ा बहुत तो वहां पर उसमें आपकी गट्स है, तो क्रिएटिविटी हाँ, है, तो वो डेवलप हो हाँ, जाएगी वो। यस, कम एफर्ट्स में थोड़ी ज़्यादा रिजल्ट भी मिल कम सकते हैं। एफर्ट में कुछ ज्यादा ही डेवलप हो जाएगी। हाँ, करेक्ट, हो सकता है कि अभी आप जो जॉब कर रहे हैं वहां पर उस चीज को सेम, उस टाइप की चीज को एक्सप्लोर करने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन उसी हम्म, चीज को आप अपने पैशन वाले में 1 घंटे में ही एक्सप्लोर कर रहे हो, उतना ही एनर्जी लग रहा है, प्लस वो आपका मनपसंद काम है, तो वो करने के बाद आप रिफ्रेश हो गए हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आठ सही, घंटा जॉब भी किया, उसके बाद मैंने 2 घंटा ये काम किया तो मैं थक गया, ऐसा नहीं। वो करने के बाद आप रिफ्रेश हो गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ ये भी तो हो रहा है ना, अगर आपने साइड में कुछ चीज़ कर रहे हो, उसकी वजह से आपका एक बैलेंस भी बन रहा है। ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज कि आप जो जॉब कर रहे हो वो आपके पैशन को फ्यूल भी कर पाएगी, क्योंकि आप पे इनकम होगी, अभी तो बिल्कुल। पैशन परस्यू भी कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैशन जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ स्किल को डेवलप करना पड़ता है। उस हम्म स्किल को डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर उस चीज के जो मास्टर्स है, उसके हमें कोर्सेज वगैरह लेने पड़ेंगे, तो वहां पर भी हाँ, पैसे लगेंगे। सही बात है। तो पैसे तो चाहिए ना। हम्म बिल्कुल सही बात है। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि अगर इंसान फुलफिलमेंट का सोचता है जब उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। जब उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, पहले खाना वाना तो पूरा हो जाए जब, क्योंकि अब पूरा बहुत पहले से तो लोग हो हैं जाए, जिनका जिनका खाना ही पूरा नहीं हो रहा, वो पहले ये तो नहीं सोचेंगे ना कि पहले वो पैशन फॉलो सोचेंगे कर ही नहीं। लेता हूँ। से बिल्कुल करेक्ट। तो ये वाली मुझे आपसे बात करके इसलिए अच्छा लगता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी ब्लंट बातें बोलते हो कि हमेशा आप प्रैक्टिकल लोग, बात हाँ। करती है। इसके साथ साथ ना मेरे 2 क्वेश्चन और हैं आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अवॉइड योर इमोशनल वॉइसेस। ये मुझसे किसी मेरे फ्रेंड हैं पुष्कर, उन्होंने पूछा है हाउ टू अवॉइड इमोशनल वॉइसेस। लाइक आई डोंट नो, उनका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है मेरे से डिफरेंट हो। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर हम किसी चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, हो सकता है कि हमने उसमें बहुत ज़्यादा प्लान्स बना दिए हैं, हो सकता है हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमें उसमें रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिल रहे, हमारा टैलेंट उसमें ज़्यादा नहीं निकल के आ रहा, लेकिन हम उसे छोड़ भी नहीं पा रहे। तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड करें? देखिए, यहाँ पर आपने देख पढ़ी होगी वो स्टोरी, व्हाट्सएप पर तो बहुत बार आ चुकी है। यहाँ पर होता क्या है पता है कि एक कंट्री है जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, बंदरों का शिकार करने के लिए बंदर हम्म, पकड़ते हैं, और उसके लिए वो ठीक है। क्या करते हैं कि हाँ जो पेड़ है ना उसके ऊपर एक ऐसा मटका रख देते हैं, जिसका हाँ, ऊपर से जो एंट्री पॉइंट जो है ना वो बहुत छोटा है, और ठीक उसके है। अंदर वो कुछ खाने की चीज रख देते हैं। तो होता क्या है, बंदर उस चीज को लेने के लिए जाता है, अंदर हाथ डालता है, लेकिन उसको हम्म, पकड़ने के बाद जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसका हाथ बाहर निकल नहीं पाता है, और हाँ उसी उसी कश्मकश में उसे पता ही नहीं चलता कि कब शिकारी पीछे से आ गया और उसने उसको पकड़ लिया। यही हाँ, चीज हो रही है यहाँ पर। आपने जो पकड़ के रखा है आपको पता है, हम्म उसको जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक मुझे जो एक्सप्लोर करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप उसे छोड़ हम्म नहीं पाते। इसका सॉल्यूशन तो क्या है? अभी ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम जो है, वहां पर कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, और हो सकता है वहां पे आप कुछ अर्निंग्स, और वहां पे अगर कुछ अर्निंग्स आ रही है ना, तो आप उसके जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वहां से आपको आपको पैसे आ रहे हैं,
पैसे आ रहे हैं तो क्यों छोड़ेंगे भला। हम्म लेकिन आपको वो वहां पर वो देखना है कि वहां पर जो टाइम और एनर्जी डाल के जितना कमा रहे हो, वहां अगर उसको छोड़ के अगर वही टाइम और एनर्जी आपने अपने इस पैशन में डाला तो हो सकता है शुरुआती दौर में आपको वहां से पैसे जनरेट नहीं हो, लेकिन बाद हम्म में वहां से हैंडसम अमाउंट जनरेट होकर आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट मिल के आ रहा है। और हम्म हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे लाखों लोगों का भला हो रहा है, तो ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे करेक्ट। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो। हम्म लेकिन उसके काफ़ी। लिए वो जो मटके के अंदर हाथ डाला है, जिसको पकड़ा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और हाँ। उसे कब छोड़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि उसी से हमारा घर चलता है, ऐसे हम हम्म छोड़ भी नहीं सकते। हम्म तो करना क्या है, दोनों हाथों से उस मटके को पकड़ के मत रखो। उस स्टोरी को मैं आगे हम्म बढ़ाती हूँ। एक हम्म हाथ से भले ही उस ब्रेड को पकड़ के रखा है, लेकिन दूसरे हाथ से ना कुछ और भी करते रहो। उस पेड़ के ऊपर हम्म कुछ फल लगे हुए हैं, उसको भी तोड़ते रहो, उसे भी खाते हम्म रहो। हम्म तो वो करेक्ट। जो मतलब फल है आप वो ये कह क्या रहे हो है, कि उसमें फंस के मत रहो। उसमें फंस के मत रहो। अपने हम्म दूसरे हाथ से अपना जो पैशन है, हम्म जहाँ पे आप अपने आप को एक्चुअली एक्सप्लोर करना चाहते हो, वहां पे हम्म साइड में उसमें भी एफर्ट डालते रहो। मुझे पता है, क्योंकि जॉब कर रहे हो तो उसके लिए हम्म टाइम कम दे पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी हम्म देते रहो। और एक दिन तो करेक्ट। ऐसा आएगा कि आपके पास उसके कारण 50-100 फल इकट्ठे हो गए, इनफ हो हम्म गया, अभी मेरे पास इनफ है, फिर छोड़ दो उसको। हाँ, उसके बाद छोड़ना आसान हो जाएगा ना। हाँ, अभी क्या हम्म करना है, अभी अभी आप जो करंट जॉब प्रोफाइल में है, वहां से हम्म कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए। उसके लिए हो सके तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। हम्म उससे आप उस प्रकार से कुछ अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए कि आगे हम्म जाके, क्योंकि किसी भी फील्ड में देखिए, जैसे चाणक्य कहते हैं वही बात कि हम्म 3 साल कम से कम लगते हैं। तो आप इतना अमाउंट आप वहां पर बफर में पड़ा हो कि एटलीस्ट आपकी रोटी चल जाए, आपके रूटीन के खर्चे निकल जाए, जब हम्म तक आप उस बिजनेस में सेटल नहीं हो जाते नए प्रोफेशन में। और ऐसा तो हम्म नहीं है कि आप उस प्रोफेशन में गए तो हर बार फेल होंगे। फेल्योर तो हर जगह पे आने हैं, लेकिन हम्म फेल्योर जो है उसको फेल्योर के तौर पे ना लेते हुए फीडबैक के तौर पे लेकर, जो फीडबैक। भी आपने वहां से सीखा उसमें उससे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो हम्म एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आप वहां से मनी जनरेट कर पाएंगे। हम्म तो कंप्लीटली ट्रू। दोनों साथ में रखो, मैं यही कहती हूँ। वो जॉब भी हम्म साथ में करते रहो, साइड में वो भी शुरू कर दो अपना जो नया जो अपना पैशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस या सर्विसेज है। हम्म अभी आप जॉब कर रहे हो, साइड में अगर हम्म आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको काउंसलिंग भी हाँ। करना है, तो आप हम्म काउंसलिंग के सेशन आपकी जॉब टाइम के बाद में ले सकते हो, रात में। ट्रू ट्रू। मैं तो ये तो प्रैक्टिकल, काफ़ी आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया। और वो स्टोरी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी समझने के लिए, जो शायद लोगों को भी वो चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। जो आपने वो स्टोरी बताई ना, वहीं लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम उसको जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो हाँ, एक लेकिन आपने उसको बड़े एकदम तरीके से से, नहीं हाँ छोड़ना, हाँ, मतलब एकदम से अगर नहीं छोड़ना है। एकदम से छोड़ दोगे तो फिर भी लटक जाओगे। तो भी लटक जाओगे, फिर तो और कंडीशन खराब हो जाएगी। तो अब तो हम्म खाने के भी लाले हैं, वो क्रिएटिविटी तो जाने ही दो, पेशेंट वाला वो तो गई। पार्ट। हाँ, करेक्ट करेक्ट अब घर करेक्ट। में बीवी बोल रही है घर खर्च के पैसे दो भाई, बच्चे की करेक्ट। फीस भरनी है, तो फिर तो आप वहीं अटक जाओगे वापस। हाँ, क्रिएटिविटी तो बहुत दूर की बात है। एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़, जो कि मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने पूछा है, मैं देख के बताता हूँ आपको। उन्होंने मेरे से पूछा है कि, हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा है कि कभी कभी नहीं, अगर अब मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है कि होना नहीं चाहिए, बट हाँ कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं किसी पर्टिकुलर करियर के लिए। आई डोंट नो क्यों करते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई रिलेटिव उसमें सक्सेसफुल हो चुका है, हो सकता है उन्हें उस करियर में ज़्यादा ट्रस्ट है, हो सकता है सोशल एक्सेप्टेंस की बात है, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो इंजीनियर बनाना हो, चाहे वो डॉक्टर बनाना हो, ऐसे मल्टीपल करियर्स हो सकते हैं जिसमें पेरेंट्स फोर्स करते हैं। हमने ऐसे बहुत चीज़ें देखी हैं। फोर्स करना एक फर्स्ट पॉइंट। फोर्स करने के बाद जब उसको हमने डाल दिया किसी इंस्टीट्यूट में, फिर क्या होता है, उसके पीछे पैसे भी लगा चुके हैं, बच्चे को और प्रेशराइज फील हो रहा है, सिर्फ बातों से नहीं, बातों के साथ साथ उस इन्वेस्टमेंट से जो उस पर हो रही है उस चीज़ के लिए जिसमें वो रिटर्न नहीं दे पाएगा उतने अच्छे।
तो ये एक डिलेमा है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा है। तो इस पेरेंट जो फोर्स करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, इसके ऊपर आपका क्या टेक है और क्या सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बच्चे के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी, एक ओवरऑल। ये बिटर ट्रूथ है और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है, ये मैं बता दूं। पूरे वर्ल्ड के पेरेंट्स ये करते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं। हम इंडिया में रहते हैं इसीलिए हमको लगता है कि सिर्फ इंडियन पेरेंट्स जो है यही ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह ये सिनारियो है। क्योंकि डीएमआईटी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो वहाँ से हमें जो मिलते हैं फीडबैक दूसरों से, तो उससे हमें पता है कि हर जगह पे है। और ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि पेरेंट्स जो चीज खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाए, मान लो कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया, तो अब मेरे अंदर जो अधूरी ख्वाहिश जो मेरी रह गई थी, अब मैं वो मेरे बच्चे के थ्रू उसे पूरा करना चाहती हूँ कि मैं तो नहीं बन पाई लेकिन मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी। मेरा बच्चा तो ये कहाँ का रूल हुआ भाई? अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं अभी भी तो पढ़ सकती हूँ, मुझे कौन रोक रहा है? कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि हम ये चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ना इस चीज़ को इस तरह से आर्टिकुलेट करें कि आप जो ये एडवाइस बता रहे हैं ये पेरेंट्स के लिए है या बच्चे के लिए है, थोड़ी इस क्लैरिटी के साथ मैं चाहता हूँ, ताकि सबको ही मिले क्लैरिटी। मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि देखिए, जो चीज आप, जरूरी नहीं कि जो ख्वाहिश है आपकी है वो आपके बच्चे की भी हो। आपका बच्चा आपसे अलग है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, हर बंदा अलग है, हर व्यक्ति अलग है, सबका माइंड अलग है, सबकी ख्वाहिशें अलग है, सबकी इंटेलिजेंस अलग है। परफेक्ट। तो जो आपकी ख्वाहिश है आप खुद पूरा करो ना, अपने बच्चे से क्यों पूरा करवा रहे हो? फर्स्ट थिंग, ठीक है। और दूसरा, एक जॉक भी आया था कि एक बच्चा था जिसके कुछ मार्क्स कम आए या फिर उसका रैंक कम आए, तो उसने उसके पेरेंट ने उसको कंपेयर करके बताया, देख वो फलाने अंकल का बेटा, उसके 90% आए और तू देख तेरे 70 आए हैं। तुरंत उस बच्चे ने जवाब दे दिया, उसके पापा भी महीने के 5 लाख कमाते हैं, आपको देखो। फिर उसके पापा शॉक रह गए, वो बोला वो तो अलग है, तो बोला मैं भी अलग हूँ, वही तो बताना चाहता हूँ। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। यही बताना चाहता हूँ कि मैं अलग हूँ, डोंट कंपेयर मी टू अदर्स। करेक्ट। पेरेंट्स यही करते हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चों को देखकर वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे की भी वाहवाही हो समाज में। कि बोले कि देख उसका बच्चा 3 इडियट में था, वो फरहान का फादर। कपूर जी क्या सोचेंगे, कपूर साहब क्या सोचेंगे? तब फरहान ने क्या जवाब दिया था, कपूर साहब क्या सोचेंगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कपूर साहब मुझे जू में लेकर नहीं गए थे, कपूर साहब ने इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं दिलवाया था, कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगाया। आप क्या सोचते हो ना बाबा, वो मेरे लिए मायने रखता है। तो पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, आपके रिलेटिव्स के बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर फोकस मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को देखिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ ऐसे फ्रेंडली रिलेशन बनाइए। क्योंकि जब करियर सिलेक्शन की बात आती है तो बच्चा 15-17 साल का होता है 10th में, तो वो इनफ बड़ा होता है आपके साथ वो डिस्कस कर पाए। लेकिन ज्यादातर घरों में ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं होता है कि बच्चा खुल के कह पाए, पूछा भी नहीं जाता। तो बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है कि बच्चे खुल के अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर सके। अभी पेरेंट्स, हाँ ठीक है, तो उससे होगा क्या कि बच्चा अगर खुल के बता पाया कि मैं पापा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना वॉलीबॉल में जाना चाहिए, अगर वो बोल रहा है तो पेरेंट्स ऐसे शॉक हो जाते हैं, तुझे वॉलीबॉल में जाना, कौन जाता है वॉलीबॉल में? क्रिकेट का बोलेगा तो बोलेंगे वहां पर तो बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। करेक्ट। वहां तेरा क्या होगा? तुम हम गलत कोई ना कह रहे हो, सही तो कह रहे हैं, कंपटीशन है। देखिए कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन अगर आपके अंदर वो गट्स है, आपको अगर ऐसा लग सकता है कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता हूँ, तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें। बाकी सारी चीजें जो है वो मैटर करती है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ मैटर नहीं करती, लेकिन उसके कारण उस बच्चे को पूरा डीमोटिवेट मत कर दीजिए।
ओके, बात कीजिए फिर उसके बाद कुछ डिसाइड कीजिए, ये कह रहे हैं आप, थोपिए मत कुछ। वॉलीबॉल तो मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है कोई वो कोई ऐसा करियर भी बता सकता है जिसके बारे में कुछ भी पेरेंट्स को चीज़ हो पता सकती हो, है कुछ भी चीज हो सकती है। हाँ, जैसे कि कोई आजकल के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, जैसे कोई किसी इंसान को मान लो रैप करना है, उसे रैपिंग करनी है, हाँ या फिर कोई स्टोरी टेलर बनना चाहता है, पोइट्री हाँ करनी है किसी को, ये बड़े थोड़े डिफरेंट पाथ्स हैं। इन पे जाने के बाद इन लोगों को लगता है कि मतलब पेरेंट्स को ये थोड़ी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, इनमें कंपटीशन है, ऐसा है, सक्सेस का कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो मना करते हैं। एंड कई कई केसेस में वो कहीं ना किसी हद तक कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि उन्होंने वो हाँ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, इसी बेसिस पे वो मना कर रहे हैं। बट यू आर सजेस्टिंग कि थोपने से अच्छा कन्वर्सेशन करनी चाहिए, कि सच में कन्वर्सेशन जानो करनी। अगर वो क्रिकेट के लिए कह रहा है तो क्रिकेट में वो कैसा है, कैसा वो खेलता है, कैसी उसकी आग कैसी है, कैसा उसका एंथुजियाज्म है क्रिकेट को लेकर। देन उसको समय दो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल खिला के प्रोफेशनल देखो कि कोचिंग क्या में वो किस डालो तरह से उसको, इम्प्रूव कर रहा है। प्रोफेशनल यस कोचिंग यस में भी डालो। एग्जैक्टली, उसको देखो, प्रोफेशनल कोचिंग में डालो उसको, देखो कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उससे कन्वर्सेशन रेगुलर करते रहो। एटलीस्ट टेस्ट तो करने दो उसको, उसको ये तो ना लगे मुझ पर कुछ थोपा गया है, उसको मौका ये लगे गया, कि हाँ मेरे को सुना गया है, जो मैं कर रहा हूँ मैंने एटलीस्ट मुझे कर एक्सप्लोर लिया, मेरे को करने का रिग्रेट मौका भी नहीं होगा। दिया, यस, मुझे एक्सप्लोर हंड्रेड करने परसेंट का ट्रू, मौका हंड्रेड भी परसेंट ट्रू। दिया। करेक्ट। एंड भावेश मैम, अभी ना मेरा क्वेश्चन आधा ही हुआ, आधा क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे और चाहता हूँ। ये सारी बातें हमारे पेरेंट्स के साथ की हैं। अब एक बच्चा जो हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जा चुका है, उसकी साल की 2 लाख रुपए फीस जाती है हॉस्टल जी। मिला के, अब क्या करे वो? बच्चे के लिए एडवाइस है, अब पेरेंट्स के लिए हमने बातें कर ली, अब बच्चे के लिए। देखिए एक ही चीज है, या तो आप ऐसी चीज चूज करो जिसको आप पसंद करते हो, या फिर जिसे पसंद किया है उसे प्यार करना शुरू करो। हैप्पी रहने के दो ही तरीके हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि जिससे जिससे प्यार किया उसे शादी नहीं हुई, तो जिससे शादी हुई उससे प्यार कर लो। शादी कर, हाँ तो फिर जैसे शादी कर ली उसे प्यार कर लो, ठीक है। ओके, क्योंकि वाह, देखिए ये भी होगा बहुत क्या अच्छा है, तरीका है। आप जानते हैं मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। इंजीनियरिंग की फीस हाँ भरी है, उसने हाँ। 1 साल ऑलरेडी निकाल लिया है वहां पर, हम्म ठीक है। तो ऐसे में पेरेंट्स हम्म जो है वो ये सोचेंगे ऑलरेडी इतने पैसे हमारे वहां पर हो इन्वेस्ट हो गए, अभी बच्चा बोल रहा है मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो साथ में उसके पास वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि अगर इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो करोगे क्या। करोगे क्या? ट्रू। अगर उसके पास उस चीज की क्लैरिटी है कि हम्म इंजीनियरिंग छोड़ के मैं ये करूंगा, हम्म ठीक है, जहां पर मैं इंजीनियरिंग से बेटर करके दिखा सकता हूँ, हम्म अगर वो अश्योरेंस वो अपने पेरेंट्स को दिला पाए, हम्म और उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स का जो रोल है वो यही रहेगा हम्म कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसे उसे स्पेस दे। करेक्ट। और वो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी उस बच्चे को कि इंजीनियरिंग छोड़ मत दो, पढ़ते रहो, हम्म क्योंकि आपके पेरेंट्स के सपने उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको मतलब अगर पसंद आपने नहीं है कोई बात नहीं, आपने चुन लिया है ऑलरेडी किसी फीस तरह से। भरा हुआ है, हाँ। पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है। लेकिन हम्म अगर आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग नहीं, हम्म लेकिन अब मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे हाँ, मेरा खुद का मैंने भी तरीके किए जैसा आपका अपनाए। खुद का एक्सपीरियंस है, हाँ। ठीक है। लेकिन हम्म वो पढ़ते पढ़ते ही अगर उसको वो साथ में आ गया कि मुझे हम्म मार्केटिंग में आ रहा है, तो आगे जाके उसको कंबाइंड भी तो कर सकते हो ना। कंबाइन कर सकते हो, आपके पास कॉलेज के टाइम पे अपना इतना टाइम बचता है कि आप अपने एक्सप्लोर कर पाओ कि मुझे इंजीनियरिंग के हाँ, अलावा अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं क्या करूं। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के अब मैं सोचूंगा अब क्या करना है। छोड़ के नहीं, हाँ। जो नॉलेज आपने अक्वायर किया है ना, उसको भी उसके साथ कंबाइंड इंटीग्रेट कर दो। करके कुछ करेक्ट। नया क्रिएट कर लो। यस, ब्रिलियंट इससे ब्रिलियंट होगा ब्रिलियंट। क्या कि जो हम्म जो टाइम और एनर्जी आपने इन्वेस्ट की और जो पैसे आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किए, उसको भी आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में आप उसे बना पाएंगे। उसमें एक वहां पर प्रोडक्टिव आउटकम, क्रिएटिविटी वहां पे लगा, एक अपनी प्रोडक्टिव आउटकम क्रिएटिविटी निकल को कुछ पाएगा। ऐसे कंबाइन कर लो वहां पर यस कि यस, बहुत अच्छा जहाँ, तरीका हाँ, बताया आपने। वो करना ही पड़ेगा, और यही बहुत प्रैक्टिकल अच्छा। सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा, आपने बहुत प्रैक्टिकल, काफ़ी प्रैक्टिकली आपने चीज़ें बताई कि मतलब बहुत सी चीज़ें, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि फोर्स कर रहे हैं तो क्या करें। मैंने इसलिए आपसे दोनों एस्पेक्ट जाने, पेरेंट्स के साइड वाला भी बहुत काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा मुझे, और बच्चे के साइड वाला भी। इसलिए मैंने आपसे बोला कि मैं चाहता हूँ दोनों तरफ की बातें हों, क्योंकि हम ये दोनों क्या कहना तरफ ही छोड़ होनी दें। पड़ेगी, हाँ, और दोनों तरफ का सुनना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जैसे हम एंड की तरफ जा रहे हैं इस पॉडकास्ट के, तो अब मैं चाहता हूँ
मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे और आपके विजन से। आपका जो गर्भ संस्कार वाला विजन है, मैं चाहता हूँ आप उसको प्रेजेंट करें, उसको लोगों के साथ शेयर करें। वो इतना रिवोल्यूशनरी विजन लोगों तक पहुँचे, जिस चीज़ के ऊपर आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में जी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो एक बहुत रिवोल्यूशनरी, बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। आप खुद उसे अपने तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करें। यस। बिल्कुल। तो जैसे 2013 से मैं काम कर रही हूँ, 10 साल होने को आए हैं इस इंडस्ट्री में। तो वहाँ पर जैसे अभी हमारी पूरा जो डिस्कशन हुआ इस पूरे पॉडकास्ट में, तो वहाँ पर यही है कि यूथ जो है वो कंफ्यूज है कहीं ना कहीं। तो मैंने भी वहीं पर मेरे क्लाइंट्स के अंदर वही देखा कि ये जो पूरा करियर सिलेक्शन का टाइम आ जाता है, उस वक्त आपको याद आ रहा है, तो मतलब आप जब आग लगी है तब कुआं खोदने जा रहे हैं। ठीक है, उससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? मैंने उसके ऊपर जब मैंने चिंतन किया, तो मुझे मेरी समझ में ये आया कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस ही कर रहे हैं, तो फिंगरप्रिंट बनते तो मदर वूम में ही है, तो क्यों ना उस इंटेलिजेंस को वहीं डेवलप करवाया जाए जब वो फिंगरप्रिंट्स वहां पर बन रहे हैं। और जब उसके ऊपर मैंने रिसर्च शुरू की, तो गर्भ संस्कार का मिरेकल साइंस मेरे सामने आया। और फिर उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में रिसर्च की उसको रिगार्ड, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने गायनेक डॉक्टर से जाकर मैंने उसका ट्रेनिंग लिया। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है सारा जो कंटेंट, वो सारा कंटेंट मैंने एक्सप्लोर किया। और फिर मैंने अभी ऐसा डिसाइड किया पिछले 2 साल से कि अब मैं गर्भ संस्कार जो है उसको मैं घर घर तक लेकर जाना चाहती हूँ। इससे होगा क्या कि बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो हम गर्भ में ही डेवलप करवा पाएंगे। और यहाँ पर Okay. भी मैं प्रेग्नेंट और प्लानिंग कपल्स के डीएमआईटी करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके फिंगरप्रिंट तो वही बता रहे हैं ना जो आप हो। ठीक है, तो पेरेंट्स के डीएमआईटी रिपोर्ट में जो अंडर डेवलप इंटेलिजेंस निकल के आती है, मैं उसकी एक्टिविटी ज्यादा करवाती हूँ, ताकि आने वाले बच्चे में वो अंडर डेवलप ना रह जाए। क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स अपने ही डीएनए तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने वाले हैं। तो जो Yes. आपकी इंटेलिजेंस अंडर डेवलप है, तो ऑब्वियसली आपके डीएनए उस प्रकार के होंगे, आपके जीन्स उस प्रकार के होंगे। तो अगर अगर प्लान करने से पहले या इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसको आपने ज्यादा एफर्ट डाल के एक्टिवेट कर दिया, एनहांस कर लिया, तो आपके बच्चे की इंटेलिजेंस भी वहीं पर डेवलप हो जाएगी। और फिर जो आपने अपने जीवन में संघर्ष किए अपनी अंडर डेवलप इंटेलिजेंस के कारण, वो संघर्ष से आपका बच्चा बच जाए। और Wow. प्लस गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी वर्च्यूज और वैल्यूज हम हमारे बच्चे के अंदर इंस्टिल करना चाहते हैं, उसे हम कॉन्शियसली डीएनए और जीन्स के लेवल पर जाकर वहां पर काम करते हैं गर्भ संस्कार में। और वहां जाकर पूरा उसके ऊपर काम होता है। एपिजेनेटिक्स का जो नया साइंस है, पहले अब तक हम ये सोच के चल रहे थे कि वी कांट चेंज अवर डीएनए, लेकिन एपिजेनेटिक्स का साइंस ये कह रहा है कि वी कैन रीप्रोग्राम अवर डीएनए वाओ। विद आपने माइंड प्रोग्रामिंग। आप ये कह और रहे हो कि गर्भ मैम, संस्कार में मैं हाँ पेरेंट्स और होने वाला बच्चा जो गर्भ हाँ, में है, जो 100% सबकॉन्शियस लेवल पे है, वाह, उसकी माइंड प्रोग्रामिंग इस प्रकार से करते हैं कि बच्चे के अंदर वो सारे गुण डेवलप हो जाते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं। प्लस कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री होती है किसी फैमिली में, तो वहां पर कॉन्शियसली उस चीज को हम कट करते हैं साइकोथेरेपी से, ताकि बच्चे में वो चीज़ें ना हो। ताकि बच्चे में वो जीन्स ट्रांसमिट ना हो। वाह मैम, तो वाह है ना अमेजिंग। और मैम, ये तो खासकर वो कपल्स जो जिनके मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन फिर भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो वहां पर कंप्लीटली मेंटल ब्लॉक है प्रेगनेंसी कंसीविंग को लेकर। तो मैं वहां पर साइकोथेरेपी से उनके मेंटल ब्लॉक्स जो है, एनएलपी और साइकोथेरेपी के सेशंस रहते हैं, वो ब्लॉक जैसे ही रिमूव होते हैं, विद इन 3 to 4 मंथ्स वो नेचुरली कंसीव कर पाते हैं, जबकि आईवीएफ उनके 2-3 फेल हो चुके हैं। ओह वाह, क्योंकि आईवीएफ करने के बाद भी जो फर्टिलाइजेशन बाहर होता है आईवीएफ में, बाद में तो वो मदर के जो गर्भाशय है हाँ उसको डालते हैं, ट्रू, उसके बाद तो मदर के थॉट्स की इम्पैक्ट आने ही वाली है वहां पर। हाँ तो अगर वहां पर कंसीविंग को लेकर ब्लॉक है तो वो आईवीएफ फेल हो जाता है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं, कंसीव नहीं कर पाते। ये साइकोलॉजिकल है ये चीज़ें। ये
साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम होता है वहां पर। वाह मैम, वाह, मेरे और को जो अभी भी मेडिकल ये चीज़ सुन प्रॉब्लम के। है वो तो मेडिकल, अगर फैलोपियन ट्यूब हाँ, ब्लॉक है तो उसके लिए हाँ, तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा, वहां पर ट्रू, साइकोलॉजी ट्रू। कुछ नहीं कर सकती। मैं, यू आर तो सेइंग वो व्हेन मेडिकल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल एंड द आई वांट टू से दैट ये बातें सुन के ही मेरे को गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हो कि पैदा होने से पहले ही जो अंडर बिल्कुल। डेवलप्ड चीज़ें हैं और पेरेंट्स में, हम उन पे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी भी है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हम्म। एक्टिविटीज़ रहेंगी, मदर क्या खाएंगे, उनका एनवायरनमेंट कैसा होगा। आपने बताया था कितनी एक्टिविटीज़ हैं होती हैं दिन की। सबसे महत्वपूर्ण उनकी थॉट प्रोसेस और माइंडसेट कैसा रहेगा। मेरी हम्म, गर्भ संस्कार की, अनमोल गर्भ संस्कार की मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां पर उस तरह से उसे डिजाइन किया गया है कि जैसे ही हम्म, वहां पर वो लॉग इन करते हैं तो उनका लास्ट जो पीरियड है उनका डेट वहां पर पूछा जाता है, ताकि उनका हम्म, करंट प्रेगनेंसी डे निकल के आए। और ठीक है। वहां पर वो 20+ डेली एक्टिविटीज वहां पर वो अपने प्रेगनेंसी डे के अकॉर्डिंग कर पाती है। वाह। और वहां पर वो रिपोर्टिंग भी करना रहता है, वहां पर मैंने रिपोर्ट वाला भी डाला है। एक ओके। कंपेटिबिलिटी पार्टनर है हम, हमारे हम्म, कपल्स, कि आज आपने इतनी इतनी एक्टिविटी करी है जो मुझे एडमिन में दिखता है। तो मेरी ओके। टीम फिर उनको पूछती है कि आज आपने ये ठीक नहीं किया, आपने आज योग प्राणायाम क्यों नहीं किए हैं। वाह तो मैम, एक, ये अगर सच में एक ये सच में एक बहुत रिवोल्यूशनरी चीज़ को लेके आप काम कर रहे हो। मतलब कोई इंसान बिल्कुल। इतना ही सोच सकता है कि पैदा होने के बाद इसका डीएमआई एनालिसिस करा लो। आप उससे एक स्टेप पीछे आ गए हो। पहले तो आप जो प्रेगनेंसी के दौरान आप हेल्प कर रहे हो, आप उससे भी एक स्टेप पीछे आ गए हो कि पेरेंट्स का डीएमआईटी करो, उसके बाद कंसीव करो। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत, एंड मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगा इस विजन के लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि आप ये चीज़ें विजन लेके आप चल रहे हो। आपने बताया मोबाइल एप्लीकेशन आपका डेवलप हो चुका है, तो जी। मैं आपकी सारी चीज़ें, सारे हैंडल्स मैं शेयर करूँगा नीचे, ताकि लोग आपके बारे में, आपके विजन के बारे में, आपके गर्भ संस्कार जो संस्था उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ और आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके उनकी, वो आपसे डायरेक्ट हेल्प ले सके तो वो भी ले पाएँ, चाहे वो एक यूथ को लेकर हो या पेरेंट्स को लेकर हो। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहा। मेरा जो मैं विजन लेके चला हूँ, ये शिफ्ट, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी हम एक काम करें, जो भी हम कन्वर्सेशन करें, वो एक लाइफ में लोगों की शिफ्ट लाना शुरू करे। मुझे पता है कि लाइफ चेंज नहीं हो जाएगी कि इस वीडियो के बाद लाइफ एकदम शिफ्ट, एकदम बदल गया सब कुछ। वो नहीं, उससे पहले भी लोगों ने हज़ारों वीडियोस देखी, इसके बाद भी हज़ारों वीडियो देखी, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ अपनी। लेकिन हमारा जो विजन है, शिफ्ट एक शुरू हो, एक छोटी चीज़ से, एक छोटा डिसीजन, एक छोटा पैशन फॉलो करना, एक छोटा पेरेंट्स से डिस्कशन करना, एक छोटा अपने करियर की रेस्पेक्ट करना, एक छोटा पैसा कमाना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी लेवल पे एक शिफ्ट शुरू हो, एटलीस्ट वो शिफ्ट हम शुरू करवा पाएँ। ये मेरा बिल्कुल। विजन है। एंड थैंक यू सो मच उस विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए। एंड मैं चाहूँगा इसके आगे भी हम बहुत सारे सेशन करें जो लोगों की हेल्प किसी ना किसी तरह से करें। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मेरे को गूज़ बम्स आते हैं और मेरे को बहुत मोटिवेटेड और बहुत अच्छा फील होता है। बहुत प्रैक्टिकल बातें आप करते हो, इसी के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड बहुत जल्दी हम दोबारा सेशन करना चाहूँगा आपके साथ। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मनीष जी। और आप जैसा यूथ जो इतना अवेयरनेस का काम कर रहा है, उसे देखकर मुझे सच में बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि आपकी जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो आप ही की तरह सोचें, थैंक यू सो मच। ताकि थैंक यू सो मच जो मैम। कंफ्यूज्ड है आज का जो यूथ जो है, उनको कुछ हम्म, क्लैरिटी मिल पाए। और उसमें मैं अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ वो मैं करती हूँ और करती रहूँगी। तो थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। और जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मैं इंसिस्ट करूँगी सभी को कि सब वहाँ पर फॉलो करें मुझे। मेरी यूट्यूब चैनल प्लीज़। है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पर भी है, सेम हम्म, नाम से है, भाविशा शाह के नाम से। तो हम्म, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मुझे वहाँ पर फॉलो करें, क्योंकि ये सारे जो पाइपलाइन में है ही। अभी गर्भ संस्कार चल रहा है तो गर्भ संस्कार के दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम्म, टोडलर डेवलपमेंट, पेरेंटिंग, एनएलपी, हीलिंग हम्म, सब आने वाला है। तो हम्म। बहुत सारी चीजें नई आपको वहां पर सीखने को मिलेगी, और कोई भी नॉलेज यस, बेकार तो नहीं जाता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मनीष जी। धन्यवाद।